Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is Hymns to Intellectual Beauty Summary and Analysis of the poem written by P.B. Shelley. P.B. Shelley जो है ना, इनको पैसे वो बॉय शैले भी कहते हैं, इनका फुल नेम है, लेकिन इनको शॉर्टकट P.B. शैले कहा जाता है। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो कर लेते हैं, फिर हम पोइम की तरफ जो है मूव करेंगे। Burning Field place near Horsham, Sussex in 1792. Percy Bysshe Shelley belongs to that class of romantic poets who is regarded not merely as a poet but also a visionary and anarchist, a man who believed in the revolution। के पीबी शैले का जो ताल्लुक है, उनकी बर्थ जो थी वो 1792 में हुई थी और उनका ताल्लुक उन रोमांटिक पोइट से है जो सिर्फ और सिर्फ पोइट्स नहीं होते बल्कि जो है जिनको इंसानियत की बड़ी फ़िक्र होती है और उनके जो है इनकलाब के लिए जो है वो नज़में लिखते हैं या पोइट्री लिखते हैं। At 12 years ago, at 12 years of age he entered a preparatory school at Eton। मतलब यानी एटन में जो थे उन्होंने अपनी एजुकेशन का जो था वो आगाज़ किया। He was bullied by the other students and was called by the names like Mad Shelley। मतलब यानी जो दूसरे लड़के थे ना वो उसको मैड शैले कह के बुलाते थे। He later went on the joined Oxford where he had published a pamphlet called The Necessity of Atheism। तो फिर बाद में वो ऑक्सफोर्ड उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे एक पम्फलेट पब्लिश किया जिसका नाम द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म था। दिस हैड कॉज्ड uproar and he was restricted from the university in 1811। his marriage was not fortunate as well। इसके अलावा उनकी शादी जो थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी और in 1822 at the age of 35 he got drowned in the boat of Italian coast। मतलब इटली में जो थे वो एक कश्ती में सवार थे और एक जो है उनके डूबने से उनकी मौत हो गई 1822 में। अब आ जाते हैं पोइम पे। Hymns to Intellectual Beauty। Hymns to Intellectual Beauty was written in 1816 but was published in 1817। 1816 में ये लिखी गई थी और 1817 में ये पब्लिश हुई थी। द पोइम इज़ एन 84 लाइन ओड 7 स्टैंजा की ये जो है ना पोइम है और 84 इसके लाइंस हैं विच इज़ मोर लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोइट्स व्यू ऑफ नेचर। और ये पोइम को पढ़ के ऐसा लगता है कि पोइट ने जो है अपना जो नेचर के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो दे दिया। द पोइम हैज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और इमिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब ये पोइम जो है वो बहुत ज़्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ की हमने जो पोइम पढ़ी है ना इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी उससे मिलती जुलती है क्योंकि उसमें भी वो नेचर की बात करता है और इसमें भी इसने नेचर की ही बात की है। एज इनिशियल पार्ट ऑफ द पोइम डिपिक्ट्स द वर्ड्सवर्थियन ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। मतलब इस पोइम की जो बिगनिंग है ना वो बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि वर्ड्सवर्थ की पोइम की थी। However, towards the end, the pet breaks away from that। It seems like he has realized that real beauty is the intellectual beauty that should be worshipped and not its manifestation in nature। अब जैसे जैसे पोइम जो है एंड की तरफ जाती है काम जो ना कुछ इस तरह से होता है कि वो ये पोइट जो है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि यानी नेचर जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और इंसान की जो है ना इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है ना वो ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो ज़ाहिरी हुस्न होता है या सूरत होती है ना वो ज़्यादा लोग उसको पूछते हैं, इबादत करते हैं। द पोइम एंड्स विद द पोइट्स रियलाइजेशन दैट इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नेचर। अब पोइट जो है ना इस बात पे भी कंक्लूड करता है कि यानी जो इंसान का इमेजिनेशन होता है, इंसान के ख्यालात होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होती हैं, वो बहुत अहम होती हैं, नेचर से भी ज़्यादा अहम होती हैं। डैट ही शुड रिस्पेक्ट हिज एज वेल एज अदर्स इमेजिनेशन। इसलिए वो इस कहता है कि इंसान को अपनी इमेजिनेशन का भी जो है कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरों की भी। डैट इज़ रियल ब्यूटी। यही असल ब्यूटी होती है, नॉट आर मेयर मैनिफेस्टेशन। और सिर्फ दिखावा नहीं होता। पोएटिक डिवाइसेस इन हाइम्स टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। पोएटिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया गया इस पोइम में। सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसी बेजान चीज़ को जो है ना जानदार जीवन की खुशियाँ देना। इन लाइन 1 पावर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। मतलब पावर को जो है ना वो पर्सोनीफाई किया गया है। इन द सेकंड स्टैंजा द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। और दूसरे स्टैंजा में स्पिरिट ऑफ ब्यूटी को पर्सोनीफाई किया गया है। द पोइट एड्रेसेस द स्पिरिट एज इफ़ इट इज़ अ लिविंग बीइंग। मतलब उनसे जो है ना स्पिरिट ऑफ ब्यूटी और पावर के बारे में ऐसे कहा गया जैसा कि वो जानदार हैं, इंसान हैं। मेटाफर जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन स्टैंजा 4 लव होप एंड लेस सेल्फ स्टीम लाइक क्लाउड्स डिपार्ट। कि लाइनी ये बताया गया है कि मोहब्बत, उम्मीद और सेल्फ स्टीम जो है वो बादलों की तरह जो है ना चले जाते हैं। लव होप एंड सेल्फ स्टीम आर कंपेयर टू क्लाउड्स। इनका मुवाजना जो है बादलों से किया गया है। इन लाइन 45 लाइक डार्कनेस टू अ डाइंग फ्लेम। डार्कनेस हैज़ बिन कंपेयर टू अ डाइंग फ्लेम। मतलब अंधेरे को जो है एक बुझते हुए शोले के साथ कंपेयर किया गया है। समरी ऑफ हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। अब इसकी जो है शॉर्ट समरी देख लेते हैं एक दफ़ा। द स्पीकर इन्फॉर्म्स द रीडर अबाउट अ शेडो ऑफ एन अनसीन पावर फ्लोट्स अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स ओकेजनली विजिटिंग ह्यूमन हार्ट्स। अब स्पीकर जो है ना वो इंसान को ये बताता है कि किस तरह से यानी जब जो इंसानी दिल होता है या इंसानी दिल में जो है ना
हादसाती तौर पे या ख़ास बाज़ मौक़े पे सम इंसिडेंट्स पे जो है ना ख़यालात जो हैं वो आते जाते रहते हैं। मैनिफेस्टेड इन समर विंड्स और मून बीम्स द मेमोरी ऑफ म्यूज़िक और एनीथिंग दैट इज़ यूनिक फॉर इट्स इंट्रीगिंग ग्रेस। मतलब यानी गर्मियों की में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जिस तरह से यानी वो हर चीज़ को हिला के रख देती हैं, इसी तरह से जो तख़य्युलात होते हैं वो इंसान को जो है हिला के रख देते हैं। एड्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी द स्पीकर आस्क वेयर इट हैज़ गॉन आफ्टर फीलिंग द ह्यूमन हार्ट विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेसी। ये वो स्पिरिट ऑफ ब्यूटी से जो है ना मुखातिब होकर कहता है कि स्पीकर जो है, स्पीकर कौन है, जो पोइट है, वेर इट हैज़ गॉन आफ्टर फीलिंग द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि ये इंसानी दिल को भर देने के बाद, इंसानी दिल में समा जाने के बाद जो एक्सटेसी है वो कहाँ चली गई है। वेर इट लेफ्ट द वर्ल्ड सो डिसोलेट एंड हाउ कम टू द ह्यूमन हार्ट फील्स द प्रेजेंस ऑफ होप एंड लव व्हेन इट इज़ प्रेजेंट विच इज़ रिप्लेस्ड बाय हेटेड वंस इट डिपार्ट्स। तो कहता है कि इंसानी दिल जो है वो प्लेट कहते हैं वैकेंट को, खालीपन को, या जो है बिल्कुल तन्हापन को, कि यानी वो कहता है कि यानी क्यों दुनिया जो है ना वो इतनी तन्हा हो जाती है या फिर खाली खाली हो जाती है। हाउ कम द ह्यूमन हार्ट फील्स प्रेजेंस ऑफ होप, यानी इंसानी दिल जो है वो किस तरह से उम्मीद की और मोहब्बत की मौजूदगी को महसूस करता है। व्हेन इट इज़ प्रेजेंट, जब ये मौजूद होती है, विच इज़ रिप्लेस्ड बाय हार्टेड वंस इट डिपार्ट्स, और जब ये चली जाती हैं तो इंसान की जो मोहब्बत के जज्बात होते हैं वो क्यों नफरत में बदल जाते हैं। द स्पीकर डिस्ड द मॉर्टल पोइट्स हु एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ ब्यूटी बाय इक्वेटिंग इट विद डेमन, घोस्ट एंड हेवन। फिर उसने जो है मॉर्टल पॉइंट्स को यानी इंसान के जितने भी इंसान खुद भी और इसके ख्यालात भी और इसके इंसान की तमाम ए टू जी जो आदत होती हैं या उसकी नेचर होती है ना वो इमॉर्टल होती है, मतलब कभी भी बदल जाती है। लेकिन वो उसकी मॉर्टेलिटी की बात करने के लिए उसको जो है डेमन के साथ, घोस्ट और हेवन के साथ सिम्बोलाइज करता है, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। ओनली ही अंडरस्टैंड दैट दिस स्पिरिट कैन गिव ग्रेस टू लाइफ यूनिक ड्रीम, कि वो कहता है कि यानी यही जो है इंसान की ज़िंदगी को जो है ना एक सच्चाई दे सकती हैं, ग्रेस दे सकती हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज दिस स्पिरिट कम्स एंड लीव्स दैट ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंसेस एट टाइम लव, होप एंड सेल्फ एस्टीम एट टाइम्स आर हार्टेड। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो इंसान की ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो इन तमाम चीज़ों को, मोहब्बत को, उम्मीद को, सेल्फ एस्टीम को महसूस करता है, और इसके अलावा उसके दिल में नफरत जो है वो भी जगह कर लेती है। फिट वुड ओनली स्टे इन द ह्यूमन हार्ट फॉर एवर, अगर ये जज्बात जो है इंसान के दिल में हमेशा के लिए ठहर जाएं, मैन वुड बी इमॉर्टल एंड ओमनीपोटेंट, तो फिर इंसान जो है वो तो लाफानी हो जाएगा ना, इंसान तो बहुत आला हो जाएगा। द स्पिरिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पिरेशन ऑफ फ्लावर्स एंड नरिशेस थॉट्स। द स्पीकर परस्यूज द स्पिरिट टू नॉट लीव हिम आफ्टर हिज डेथ एज ही फियर्स दैट विदाउट इट हिज डेथ विल बी अ डार्क रियलिटी। तो यही वजह है कि हर मोहब्बत जो होती है वो मॉर्टल नहीं होती, इमॉर्टल होती है ज़्यादातर मोहब्बत। इसी वजह से वो ये जो है पोइट जो है, जो स्पीकर है, वो ये स्पिरिट से ये कह रहा है, अपनी रूह से ये कह रहा है कि वो मौत के बाद भी उसको छोड़ के ना जाए, क्योंकि उसको उसके बगैर रहने से खौफ आता है, डर लगता है, क्योंकि उसको वो मौत को जो है ना एक डार्क रियलिटी कह रहा है कि मौत जो है ना एक अंधेरी हकीकत की तरह है। नेक्स्ट स्पीकर मूव्स ऑन टू रिकॉल हिज चाइल्डहुड डेज, फिर वो अपने बचपन की यादों को जो है ना रिमेंबर करता है। ही रिकॉल्स दैट व्हेन ही वाज जस्ट अ बॉय ही सॉट फॉर घोस्ट, मतलब यानी जब वो एक सिर्फ लड़का था तो वो घोस्ट के बारे में, भूत प्रेत के बारे में सोचा करता था, बातें करता था। एक्सप्लोर केव्स एंड फॉरेस्ट लुकिंग फॉर द डिपार्टेड डेड, और फिर वो पिंजरे और वो जंगलात में जो था ना वो ढूंढने जाता था जहाँ पे डिपार्टेड डेड पड़े होते हैं, मतलब डेड बॉडीज होती हैं। बट इट वाज ओनली व्हेन ही सा द शैडो ऑफ द स्पिरिट देन ही एक्सपीरियंस द ट्रांसकेडेंस। तो जब उसको जो है उसने उस शैडो को, उस स्पिरिट को देख लिया, एक दफ़ा उस स्पिरिट का शैडो देखा, तो उसको जो था अपने तजर्बे से ना कुछ चीज़ें समझ आ गई। एट दैट मोमेंट ही सेज आई श्रिक्ड एंड क्लैप्स्ड माई हैंड इन एक्सटेसी, कहता है उस लम्हे जो था ना मैंने खुशी से जो थे ना मैंने तालियां बजाई। दिस वॉज द मोमेंट व्हेन द स्पीकर हैड डिसाइडेड टू डेडिकेट हिज लाइफ टू द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी, यही वो लम्हा था जब उसने ये फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी जो है ना स्पिरिट ऑफ ब्यूटी के लिए जो है ना वक्फ कर देगा। ही हैज़ नाउ रिजल्ट्स दैट ही हैज़ केप्ट his vow, he has always hoped that awful loveliness would free the world from slavery। अब उसे लगता है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो खूबसूरत है, और हर चीज़ जो है ना इसी अगर इंसान जो है हर चीज़ को पॉजिटिवली देखे, हर चीज़ को जो है ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये दुनिया में से जितनी भी स्लेवरीज हैं, जितनी भी जो जुल्म सितम है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। द स्पीकर पॉइंट्स आउट द डिफरेंस बिटवीन द समर एंड ऑटम नून, अब फिर जो है वो एक फ़र्क बताता है गर्मी की और मौसम ख़ज़ा की शाम के दोपहर के दरमियान। ही नोटिस दैट आफ्टरनून एट द डे बिकम्स मोर सोलेम एंड सोरेन एंड इन ऑटम देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ लस्टर इन द स्काई। अब क्या है कि जब जो गर्मी की शाम होती है वो सबको पता है कि किस तरह से दोपहर होती है, किस तरह से तपती हुई धूप होती है, और जो ऑटम की दोपहर होती है उसमें जो है वो गर्मी जो है वो गर्मी की शिद्दत कम होती है।
कहते हैं चमक को, एक और आसमान पे एक चमक नज़र आती है। हाउएवर द स्पीकर डज नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ एनी सच चेंज इन द समर्स। तो जैसे ही जो स्पीकर होता है ना, उसको मौसम में, गर्मियों के मौसम में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। द स्पीकर आस्क्स द स्पिरिट टू प्रोवाइड हिम विद द काम और टू हिज ऑनवर्ड लाइफ। तो फिर वो जो है स्पिरिट से कहता है, अपनी रूह से कहता है कि वो उसको जो है अपने आने वाली ज़िंदगी में सुकून दे। द लाइफ मोस्टली कंसर्न द लाइफ ऑफ अ मैन हु वर्शिप्स द स्पिरिट एंड एवरी वन फ्राम दैट कंटेन्स इट एंड हु फियर्स हिमसेल्फ एंड लव्स ऑल ह्यूमन मैनकाइंड। कि यानी इंसान का जो कंसर्न होता है, इंसान की जो दिलचस्पी होती है, इंसान की जो अटेंशन होती है ना, वो उसको अपनी ज़िंदगी की तरफ होती है और वो उसी की इबादत करता है जिस पे उसको यकीन होता है। एंड वर्शिप द स्पिरिट एवरी फॉर्म, मतलब यानी वो उसके सामने खुदा, अगर हम जैसे खुदा की इबादत करते हैं तो खुदा हमें हर रूप में जो है नज़र आता है। हर चीज़ में, हमारी कायनात की हर चीज़ में जो है ना उसका रूप झलकता है। तो जब इंसान के अंदर ये खौफ बैठ जाता है तो वो उसके अंदर इंसानियत की जो मोहब्बत है ना, वो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। द बैकग्राउंड ऑफ द पोइम गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोइम वाज कंसीव्ड एंड रिटन ड्यूरिंग अ बोटिंग एक्सर्शन विद बैरन ऑन लेक गेनीवा स्विट्ज़रलैंड इन जून 1816। तो इस पोइम का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि यानी जब एक वो कश्ती पर सवार थे और इधर तो ये लिखा हुआ ना बैरन के साथ, इसके अलावा उनकी वाइफ जो थी ना वो भी उनके साथ थी। तो एक कश्ती पर सवार थे। तो जब उन्होंने पोइम को लिखा था 1816 में, कीपिंग दिस इन माइंड दैट इट कैन बी सेड दैट मोस्ट लाइकली द स्विस एल्प्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिवेशन ऑफ द पोइट्स इमेजिनेशन। मतलब यानी जब वो स्विट्ज़रलैंड के स्विस एल्प्स को एंजॉय कर रहे थे, उनकी ब्यूटी को, उनकी नेचर को जो थे वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तो उसी ने जो था ना उनके पोइटिक इमेजिनेशन को हिला दिया था। वो उनके माइंड में ये पोइम लिखने का ख्याल आया था, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एज द ट्रू ब्यूटी। इट इज़ अ लिरिक हाइम। हाइम जो है ना एक हमद को कहते हैं, मतलब जो मजहबी नज़म होती हैं, विच डेमोन्स्ट्रेट शैलेज मेथड ऑफ रोमांटिक आइडियल ऑफ कम्युनियन विद नेचर इन टू हिज ओन एस्थेटिक फिलोसफी। मतलब उसने अपनी जो उसकी फ़िलासफ़ी है ना, अपने फ़िलासफ़ाना अंदाज में जो नेचर की खूबसूरती है ना उसको बयान किया है। द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी डैट the poem talks about is not the beauty of the mind or of the working intellect but rather the intellectual idea of the beauty। कि ये पोइम इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है ना, ये किसी जो है ब्यूटी ऑफ माइंड के बारे में बात नहीं करती, बल्कि इसका जो कंसर्न है उसके इंटेलेक्चुअल आइडिया पे बेस करता है कि इंसान की जो है, इंसान के दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। द पोइम एक्सप्लोर्स टू डिफरेंट एरियाज इन द पोइम। अब पोइम जो है वो उसमें दो डिफरेंट एरियाज पे बात करता है। फर्स्ट द क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटी एंड सेकंड द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड टू इट। कि पहली क्वालिटी कौन सी है, खूबसूरती की, और दूसरी क्वालिटी जो इंसान जो है वो इस खूबसूरती का जो है रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, इस पर रद्द अमल कैसे करते हैं। द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी इज़ अ मेटाफॉर दैट द पोइट वेरी स्किलफुली सेपरेट्स फ्रॉम द पर्टिकुलर्स टू नेचुरल ब्यूटी। अब उसने बार बार जो है पोइम में स्पिरिट ऑफ ब्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसको उसने मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया है। एंड देन ही मूव्स टू ऑन टू एक्सप्लेन द रोल दैट इट प्लेज। और फिर बाद में वो उसने सारी ये बताया कि ये स्पिरिट जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं। एंड आल्सो कंपेयर्स इट विद नेचुरल ब्यूटी इटसेल्फ। और वो इन स्पिरिट्स को, इन अपने ख्यालात को या फिर अपनी रूह को जो है इन नेचुरल ब्यूटी के साथ कंपेयर करता है। दिस कंपैरिजन इनेबल्स द पोइट टू एक्सप्लोर द वेरियस एंगल्स टू एग्जाम्पलीफाई। अब ये कंपैरिजन ही है जो पोइट को इस काबिल बनाता है कि वो जो है एक चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से जो ना समझ सके। द स्पेक्टुलर एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी ओवर एंड ओवर अगेन एज द पोइम प्रोसीड्स टुवर्ड्स इट्स क्लाइमैक्स। मतलब ये पोइम जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, तो ये इसके जो है वो ये मल्टी डायमेंशनल होती जाती है और उसको समझना जो है उतना ही मुश्किल हो जाता है। बट देयर इज़ वेरी रिमार्केबल फीचर ऑफ द पोइम ऑल द नेचुरल ब्यूटी दैट द पोइट कंपेयर्स विद द स्पिरिट विद इज a mere backdrop as he focuses sternly on the exploring the spirit itself, the intellectual beauty that poet talks about। कि यानी पोइम जो है जितनी मर्जी लेंथी हो जाए, मतलब 84 लाइन्स की पोइम है और पोइट ने बार बार जो है नेचुरल ब्यूटी की बात की है और ये इस बात एंड तक जो है ये बात प्रूव हो जाती है कि पोइट जो है वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को जो है डिस्कस करना चाह रहा है। सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़ अनडाउटेडली द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। स्पिरिट ऑफ ब्यूटी है कि मतलब खूबसूरती का जज्बा या खूबसूरती की तारीफ़ करना या खूबसूरती का सोचना। थ्रू आउट द पोइम द पोइट इज सीन टू बी कन्विंस्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअल पावर दैट डिफर्स फ्रॉम द मंडेन physical world and human heart. The power is invisible to man, but it shows up in shadow, just as it had shown when the poet was a boy and he startled him। कि ये पोइट जो है ना, यानी उसने ये पोइम जो थी उसने अपनी अर्ली एज में जो है वो कहा जाता है कि लिखी थी, और ये जब वो एक बहुत जो है कम एज का लड़का था। It visits also with in constant glance each human heart and countenance, and when it passes away it leaves or straight this dim west veil of the tears vacant and desolate
इट सीम्स लाइक द पोइट इज़ अनअवेयर ऑफ द रीज़न बिहाइंड द स्पिरिट्स अनप्रेडिक्टेबल अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। मतलब यानी इंसान के जो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद भी आती है, नाउमीदी भी आती है, मोहब्बत भी आती है, नफरत भी आती है, इन चीज़ों के आने और जाने का अपेरेंस और डिसअपेरेंस का जो प्रोसेस है ना, वो कहता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द स्पिरिट द पोइट प्लीड्स कहते हैं रिक्वेस्ट करना विद हिज डाइटी द कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोइट इज सीन प्रेइंग दैट पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी विल कंटिन्यू टू सप्लाई इट्स काम टू वन हु वर्शिप थी एंड एवरी फॉर्म कंटेनिंग थी। यानी वो ये चाहता है कि जो स्पिरिट ऑफ ब्यूटी है ना, हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा उसका साथ दे। शेले मीन टू कॉन्वे द आइडिया डैट द इस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी वाज एब्स्ट्रैक्ट रादर दैन कंक्रीट, कि उसका जो इस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी को बयान करने का जो आइडिया था ना, वो एब्स्ट्रैक्ट था, कंक्रीट नहीं था, सॉलिड फॉर्म में नहीं था। शेलेस मेथड इज रोमांटिक, उसका जो तरीकाकार है ना वो रोमांटिक है, बट इट डज़ नॉट बाइंड हिमसेल्फ टू नेचर लाइक वर्ड्सवर्थ। लेकिन उसने उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो तवज्जो है ना वो नेचर पे मरकूज़ नहीं कर ली, जैसा कि वर्ड्सवर्थ जो है उसे पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है ना। रादर ही सेपरेट्स एसेंस ऑफ ट्रू ब्यूटी फ्रॉम द नेचर ऑफ इटसेल्फ, बल्कि वो ट्रू ब्यूटी और नेचर की ब्यूटी के दरमियान जो है फ़र्क को वाज़ह करता है। टोन क्या है इस पोइम की? While Plato believed beauty should be sought for eventually until that beauty is achieved, Shelley seems to believe that beauty can be found in the earthly manifestation and can be attained through imagination। कि प्लाटो का ये मानना था कि ये खूबसूरती होती है ना, इंसान को जो है हासिल करना पड़ती है, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। शैले सीम्स टू बिलीव दैट ब्यूटी कैन बी फाउंड इन अर्थली मैनिफेस्टेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू इमेजिनेशन। और शैले ये कहता है कि यानी इंसान की ब्यूटी जो है ना इंसान के अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो अगर इमेजिनेशन करे, उस पर गौर व फिक्र करे, उस पर सोचे तो वो हासिल की जा सकती है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द सेम टोन, इट इज़ लाइक अ जर्नी दैट पोएट सेट्स आउट ऑन, कि ये जो है ना एक सफ़र की तरह है, जब वो एक सफ़र पर रवाना होता है। जर्नी टू द फाइंड द ट्रू ब्यूटी, मतलब वो एक ऐसे सफ़र पर निकला है जिसमें उसने ब्यूटी की तलाश करनी है। वाइल द इनिशियल लाइन्स डिपिक्ट्स द ब्यूटी द पोएट अप्रिशिएटिंग द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट, और जो इसकी पोइम की इनिशियल लाइन है उसमें वो स्पिरिट की जो है मौजूदगी की तारीफ़ करता है। द कंक्लूडिंग लाइन शोज अ मोर कॉन्फिडेंट पोइट हु नोज दैट द स्पिरिट इज़ प्रेजेंट। और जब पोइम एंड करती है तो ये स्पिरिट जो पोइट है ना उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि जो स्पिरिट है वो उसके पास मौजूद है। एंड हैज़ ब्लेस्ड हिम एज विदाउट इट इवन डेथ विल बी अ कर्स, कि ये अब वो यानी उससे अपनी स्पिरिट से जो है ना वो रिक्वेस्ट करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे, उसके बगैर वो ना जी सकता है ना मर सकता है। कंक्लूजन, हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज़ अ पोइम विच गिव्स आएगा यहाँ पे, विच गिव्स अस द पिक्चर ऑफ शैलेज फिलोसफी। मतलब उसने शैले ने जो है अपनी फिलोसफी झाड़ी है पूरी इस पोइम में। इट इज़ द जर्नी विच इन्वॉल्व द पोइट इनिशियल शॉक व्हेन ही हैड फर्स्ट फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ ब्यूटी एंड एंड्स विद हिज एडमिरेशन फॉर द सेम। Shelley sets his romanticism apart from that of Wordsworth through the poem he directs address to the spirit, makes it more like a conversation, thereby making a reader a spectator of the same। कि पूरी पोइम जो है ना उसने इस पोइम का जो इनिशियल शॉक है, मतलब जो इनिशियल लाइन है उसमें वो स्पिरिट ऑफ ब्यूटी की प्रेजेंस को जो है महसूस करने की कोशिश करता है, उसकी तारीफ़ करता है, और बाद में जो है उसको जो वो रोमांटिसिज्म के वर्ल्ड में, इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जाके जो है ना, जैसे वर्ड्सवर्थ था उसने जो है स्पिरिट से मुखातिब होता है, स्पिरिट से बातचीत करता है, उसके साथ एक कन्वर्सेशन करता है, और एट द एंड जो है वो एक कंप्लीट कॉन्फिडेंट मैन बन जाता है, और वो स्पिरिट की प्रेजेंस पे उसको जो है कंप्लीट यकीन जो है वो आ चुका होता है। ये थी हमारी इसकी पोइम की क्रिटिकल एनालिसिस। थोड़ी फिलोसफिकल पोइम है इसलिए आपको मुश्किल लगेगी, तो लेकिन अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।